Okay. So hello everyone and welcome to this session on Indian polity and governance. और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड another very controversial topic, and I must say it was a controversial topic, but now it came to a solution, a final solution, जिस लंबे चौड़े बहुत सालों से चले आ रहे एक विवाद को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया। उस विवाद को हम पूरा समझेंगे कि क्या आखिर मामला था, क्या क्या विवाद था, कौन कौन इसमें पार्टीज थे, क्या क्या उनके क्लेम्स थे, क्या क्या उनकी डिमांड्स थी, ठीक है, और कैसे कैसे ये विवाद शुरू हुआ, कैसे कैसे इसमें पॉलिटिक्स का पिंच आता गया और कैसे कैसे लोगों ने इसका राजनीतिक फायदा उठाया, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने। बट हम पॉलिटिक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए हम पॉलिटी पर ज्यादा ध्यान देंगे, हम उन चीजों पर ध्यान देंगे जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है अयोध्या वर्डिक्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल रिसेंटली ये वर्डिक्ट आया है, कुछ ही टाइम पहले। मेरे ख्याल से आप सभी को इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो आज हम इसका पूरा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जनाब, हुआ कुछ यूं कि इंडिया में सल्तनत का रूल खत्म हुआ और बादशाहत शुरू हुई बाबर की। बाबर नाम के एक व्यक्ति थे, उनने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली सल्तनत को खत्म करके बादशाहत शुरू करी, है ना। सो बाबर वाज द फर्स्ट मुगल रूलर ऑफ इंडिया, और उस पहले मुगल रूलर बाबर के जनरल मीर बाकी ने 1528 में बाबर के नाम पर बनवाई बाबरी मस्जिद, ठीक है। ईयर था 1528, मिडिएवल हिस्ट्री का ये टाइम था, ठीक है। मिडिएवल हिस्ट्री का ये टाइम था। बाबर ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। 1856-1857 के आसपास अयोध्या में हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। हमारा एक पुराना इतिहास, बड़ा डार्क हिस्ट्री रही है दंगे फसाद की, या इसको और अच्छा शब्द हम यूज करें तो कम्युनल टेंशन की। तो 1856-1857 में जहां एक तरफ तो आजादी की पहली लड़ाई की तैयारी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में दंगे फसाद भड़क जाते हैं इसी मामले को लेकर। क्यों? क्योंकि हिंदुओं का ये क्लेम था कि भाई बाबरी मस्जिद जिस जगह पर बनी है वो तो हमारे परम पूज्य श्री राम की जन्मभूमि है। अयोध्या में राजा दशरथ के घर में हमारे प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। तो ये जो मस्जिद है ये दरअसल हमारे राम लला की जन्मभूमि पर बनी हुई है। इस मामले को लेकर 1856-57 में हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे फसाद भड़क जाते हैं और इसको रोकने की कोशिश थोड़ी सी की जाती है, लेकिन कुछ खास सॉल्यूशन इसका होता नहीं है, ठीक है। तो देखिए आप कि कितना पुराना मैटर है ये। मॉडर्न हिस्ट्री की एक तरह से शुरुआत जहां से हो रही थी उतना पुराना मैटर है ये। ईयर आपको याद रखने में कुछ खासी दिक्कत जाएगी नहीं मेरे ख्याल से। 1885 में एक महंत जी थे, उनका नाम था रघुवर दास। वो एक सूट फाइल करते हैं, सूट फॉर बिल्डिंग टेम्पल। सूट का मतलब होता है मुकदमा। जो न्यायालय में आप अपना केस दायर करते हो उसको कहते हैं सूट, फाइलिंग अ सूट। तो रघुवर दास जी
मंदिर बनाने के लिए एक सूट फाइल करते हैं 1885 में। तो पहली बार ये मामला कोर्ट के पास पहुंच रहा है 1885 में। ये ईयर भी मेरे ख्याल से आपको याद रखने में कुछ खासी दिक्कत जाएगी नहीं, क्योंकि इस साल एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था मॉडर्न हिस्ट्री का। शायद आप में से कुछ लोगों को याद आ रहा होगा 1885 में क्या हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर रहे थे A.O. क्यूम, तेजपाल संस्कृत विद्यालय बॉम्बे में, है ना। तो उसी साल एक सूट पहुंचती है न्यायालय में, लेकिन अगेन इसका कोई डिसीजन नहीं आ पाता है एक बहुत लंबे टाइम तक। और फिर ईयर आता है 1949। अगेन ये ईयर भी बड़ा महत्वपूर्ण ईयर है, क्योंकि इसी साल 26 नवंबर को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो रहा था। लागू वो अगले साल हुआ, ठीक है, लेकिन 49 में बनकर तैयार हो गया था। इसी 1949 में कुछ लोगों ने आइडल्स यानी कि मूर्तियां प्लेस कर दी उस विवादित साइट पर, और ये कहा गया कि वो मूर्तियां तो अपने आप प्रकट हो गई हैं, ठीक है, ऐसा कहा गया, बट एक्चुअली वो रख दी गई थी मूर्तियां, ठीक है, वो मूर्तियां वहां पर रख दी गई थी। और बस यहाँ से फिर विवाद शुरू होता है। देखिए, आजाद भारत का पहला बड़ा विवाद हम इसको कह सकते हैं, है ना, या यूं कह लें कि आजाद भारत के इतिहास में पहला बड़ा कम्युनल टेंशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस भी काफी दंगे फसाद हमारे यहाँ पर हो रहे थे अनफॉर्चुनेटली भारत के भीतर। तो ये जो आइडल्स रखी गई थी, इस चीज का बड़ा विरोध किया गया मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा। उन्होंने कहा कि भाई ये तो जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी में घुसकर मूर्तियां प्लेस कर देना है, इलीगल है, गलत बात है। और मल्टीपल केस फाइल हो गए कोर्ट में, कई सारे केस फाइल हो गए कोर्ट में। और इसके ठीक अगले साल गोपाल सिंह विशारद जी नाम के एक व्यक्ति थे। विशारद नाम सुनकर आपको समझ में आ रहा होगा कि वो विद्वान रहे होंगे हिंदुइज्म के। उनने एक पिटीशन फाइल की कोर्ट में फॉर हिज राइट टू वर्शिप द डीटी एट राम जन्मभूमि। राम जन्मभूमि में पूजा का अधिकार उन्हें दिया जाए, इसकी एक सूट उन्होंने फाइल की सिविल जज फैजाबाद के सामने। क्यों? क्योंकि अयोध्या की जो विवादित साइट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जिला फैजाबाद में सिचुएटेड है, ठीक है। अयोध्या बहुत छोटी सी जगह है फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में बहुत छोटी सी जगह है, तहसील भी नहीं है, तहसील का भी एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो वहां पर ये कोर्ट में केस पहुंचता है फैजाबाद के जज, सिविल जज के पास में, लेकिन फिर बहुत समय तक इस पर कोई निर्णय आ नहीं पाता है। और 1986 में जो है गोपाल सिंह विशारद जी की मृत्यु हो जाती है। और ये केस फर्दर गोपाल सिंह जी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, देखिए व्यक्ति के मर जाने से केस खत्म नहीं होता, फिर उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके बच्चे बच्चे या जो भी है, वो उस केस को कंटिन्यू करते हैं। तो ये 1986 में होगा। ये इसी फैक्ट से रिलेटेड फैक्ट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये अप्रोप्रिएट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हालांकि है नहीं, 86 पे हम डायरेक्ट जंप नहीं मारते, उसके पहले थोड़ा सा और कुछ कुछ भी होता है। 1956 ये ईयर आपको शायद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से याद रहेगा। 1956 में निर्मोही अखाड़ा नाम की एक और पार्टी आ जाती है, जो एक सूट फाइल करती है कोर्ट के सामने, और ये क्लेम करती है कि जो विवादित स्थल है, जो डिस्प्यूटेड साइट है, उसके मैनेजमेंट का चार्ज हमेशा निर्मोही अखाड़ा के पास रहा है। दे वर एट ऑल द मटेरियल टाइम in charge of the disputed site।
They were at all material times in charge of the disputed site. ये क्लेम किया निर्मोही अखाड़ा ने। निर्मोही अखाड़ा ने कहा कि हम तो सदैव श्री राम जन्मभूमि के सेवक रहे हैं और हमारे पास ही हमेशा चार्ज रहा है इस विवादित जमीन का, तो ये क्लेम हमको मिलना चाहिए। ठीक है, ये बात कह रहा था निर्मोही अखाड़ा। अब 1961 में यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ और दूसरे मुस्लिम रेसिडेंट ऑफ अयोध्या ने एक नया क्लेम कर दिया। उनने क्लेम ये किया कि जो मॉस्क है वो किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है, कुछ भी नहीं था वहां, बल्कि वो तो एक खाली पड़ी जमीन थी। खाली जमीन पर मीर बाकी ने मस्जिद बनवाई है। राम जन्मभूमि यहाँ थी ही नहीं, उसका कोई एविडेंस नहीं है, ये बात कह रहा था सुन्नी वक्फ बोर्ड। सबसे इंपॉर्टेंटली उसने कहा कि एक वैकेंट लैंड थी और लगातार नमाज वहां पर पढ़ी जाती थी। 1528 से लेकर 23 दिसंबर 1949 तक, 23 दिसंबर 1949 तक। क्यों, क्या हुआ था इस डेट को? इस डेट को आइडल्स प्लेस कर दी गई थी और फिर मैटर कोर्ट वोट में पहुंचा था। इसके पहले तक लगातार वहां पर नमाज पढ़ी जाती थी। ये क्लेम किया यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम रेसिडेंट्स ऑफ अयोध्या ने, और उनने कहा कि एक टाइटल और पोजेशन का डिक्लेरेशन, टाइटल यानी कि मालिकाना हक का डिक्लेरेशन, कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे कि इस जमीन का मालिकाना हक और पोजेशन यानी कि कब्जा दोनों ही यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया जाए, ऐसा डिक्लेरेशन कोर्ट को करना चाहिए। तो अब देखिए प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, पार्टीज पे पार्टीज ऐड होती जा रही है ना, अलग अलग सब इंटरेस्ट होल्डर अपने अपने इंटरेस्ट उसमें बता रहे हैं। ठीक है, और 1984 में एक और पार्टी की एंट्री होती है, या यूं कहें कि एक पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री होती है, विच वाज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी पर से, अपने आप में एक राजनीतिक दल तो नहीं था तो वो एक धार्मिक दल, लेकिन यहाँ से एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत हमारे देश में हो जाती है। 1984 में विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि कमेटी फॉर्म करता है। विश्व हिंदू परिषद की एंट्री इस पूरे इशू में हो जाती है। ठीक है, विश्व हिंदू परिषद की एंट्री इस पूरे मैटर में हो जाती है और यहाँ से एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत होती है। ठीक है, 1984 अगेन ये ईयर आप इंदिरा गांधी की हत्या से याद रख सकते हैं। इस साल श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं कौन? मिस्टर राजीव गांधी। ठीक है, तो ये समय वो था जब राजीव गांधी जी पिक्चर में आ चुके थे, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बन गए थे, उसके आसपास ही ये सारा डेवलपमेंट शुरू होता है। अब राजीव गांधी जी के टेन्योर की एक और इम्पोर्टेंट घटना है जिसका डायरेक्टली इससे रिलेशन तो नहीं है, लेकिन एलिजिडली एक कड़ी इस पूरे प्रकरण की बनाता है, इस पूरे मामले का सीक्वेंस वो पूरा करता है। 1985 में एक बड़ा फेमस केस हुआ जिसका नाम था शाहबानो केस। मैंने लास्ट क्लास में जब आपको ट्रिपल तलाक का इशू पढ़ा रहा था तब भी इस केस का जिक्र किया था, शाहबानो केस। शाहबानो केस
बहुत सारे लोगों को लगता है कि ट्रिपल तलाक से रिलेटेड केस था, लेकिन वो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड केस नहीं था, वो एक्चुअली मेंटेनेंस से रिलेटेड एक केस था। शाह बानो एक महिला थी, मुस्लिम महिला थी, जिनको उनके पति ने ट्रिपल तलाक दे दिया था। इंदौर का ये केस था और मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और मेंटेनेंस का क्लेम उन्होंने किया था। उनको कोर्ट ने बोला कि ठीक है, इनको मेंटेनेंस दिया जाए, लेकिन कोर्ट के इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया गया था एक एक्ट के साथ, जिस एक्ट का नाम आपने पढ़ा होगा। 1986 में एक एक्ट आया था जिसका जिक्र मैंने किया था लास्ट क्लास में। वो एक्ट आता है और उस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट के रख दिया। एलिजिडली बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये काम राजीव गांधी जी ने इसलिए किया ताकि वो मुस्लिम मैन के वोट बैंक को बचाकर रख पाए। एक तरह से मुस्लिम मैन जो एक बड़ी संख्या में वोटर है उनको खुश रख पाए, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पलट दिया उस एक्ट के द्वारा। और फिर ये डैमेज थोड़ा कंट्रोल करने के लिए मिस्टर राजीव गांधी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज पर थोड़ा प्रेशर बनाया, जिसके बाद 1986 में ही डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ फैजाबाद ऑर्डर्ड अनलॉकिंग ऑफ गेट्स टू अलाउ हिंदूज टू वर्शिप। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि जो शाह बानो का केस था उसको रिवर्स कराया पार्लियामेंट में एक लॉ बनाकर राजीव गांधी जी के कहने पर। तो इसलिए किया क्योंकि मुस्लिम वोटर उससे नाराज ना हो और हिंदू वोटर भी नाराज ना हो, इसलिए उन हिंदू वोटर्स को रिझाने के लिए 1986 में राजीव गांधी के ही हस्तक्षेप से ये निर्णय आ पाया था कि जो विवादित साइट है उसके गेट हिंदूज के लिए खोल दिए जाएं और उनको पूजा करने का अधिकार दे दिया जाए। बट दिस इज अगेन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। 1986 का ये डिसीजन याद रखना है। हिंदूज को एंट्री मिल गई और पूजा करने का अधिकार मिल गया 1986 में, और जिसके बाद फॉर्म होती है बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी। मुस्लिम्स की तरफ से बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी फॉर्म होती है। तो अब दो बड़ी कमिटीज हैं जो स्टेक होल्डर बन चुकी हैं। पहली है राम जन्मभूमि कमिटी, जो कि अपने आप को हिंदूज के रिप्रेजेंटेटिव्स कह रहे थे, और दूसरी बनती है बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी, जो अपने आप को मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव कह रहे थे इस पूरे मामले में। ठीक है, यहाँ तक की क्रोनोलॉजी थोड़ी थोड़ी समझ में आई। हालांकि इसमें समझने लायक कुछ है नहीं, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं? कोई प्रॉब्लम इतने पार्ट में नहीं? क्लियर है? यस सर। कूल। अब देखिए, ये जो फैक्ट है ना, ये मेरा फेवरेट फैक्ट है इस पूरे केस में, जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। 1989 में एक नई पार्टी इस पूरे केस में ऐड हुई, उनका नाम था भगवान श्री राम लला विराजमान। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, खुद भगवान श्री राम को इस केस की पार्टी बनाया गया। ठीक है ना मजेदार बात? भगवान श्री राम को इस केस की पार्टी बनाया गया। लेकिन यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिए एक टर्म पर, लला। लला इज द टर्म यूजुअली यूज्ड फॉर अ स्मॉल किड, छोटे बच्चे को लला बोला जाता है ना? दशरथ के लल्ला राम, दशरथ जी के बच्चे श्री राम। तो भगवान श्री राम लला विराजमान को पार्टी बनाया गया। अब श्री राम तो कोर्ट जा नहीं सकते थे। ठीक है, क्यों नहीं जा सकते भाई? क्योंकि श्री राम एक माइनर है, छोटे बच्चे हैं, है ना, जिनका जन्म उस भूमि पर हुआ है। तो ये मामला जो है, श्री राम को पार्टी बनाया गया थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड क्या होता है आप समझ लो।
जब भी कोर्ट में माइनर को रिप्रेजेंट किया जाता है ना, तो वो उसके नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड एक मित्र, एक हितैषी होता है जो एक बच्चे को कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, छोटा बच्चा, माइनर चाइल्ड जो होता है, उसका यदि कोई मैटर कोर्ट में जाना हो, छोटा बच्चा क्या समझ होती है उसको, कुछ भी नहीं, है ना। तो सारा मैटर जो है वो एक नेक्स्ट फ्रेंड लेकर जाता है। तो भगवान श्री राम लला विराजमान को पार्टी बनाया गया, और चूंकि वो छोटे बच्चे हैं भाई, इसलिए वो केस पहुंचता है उनके नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू। कौन बनते हैं नेक्स्ट फ्रेंड? फॉर्मर इलाहाबाद हाई कोर्ट जज श्री देवकी नंदन अग्रवाल। श्री देवकी नंदन अग्रवाल भगवान श्री राम लला विराजमान के नेक्स्ट फ्रेंड बनते हैं, और कोर्ट में उनको भी एक पार्टी बना देते हैं इस पूरे मैटर की। 2002 में उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है देवकी नंदन अग्रवाल साहब की, और फिर बनते हैं त्रिलोकीनाथ पांडे, नेक्स्ट फ्रेंड बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, एक और बड़ी रोचक बात इस पूरे घटनाक्रम में ये है, भगवान श्री राम लला जो है, जो इस पर्टिकुलर केस की पार्टी है, उनको परपेचुअल माइनर माना गया है, शाश्वत नाबालिग। ठीक है, वो शाश्वत फॉर इनफाइनाइट टाइम माइनर ही रहेंगे, वरना माइनर कौन होता है? 18 से बिलो एज का व्यक्ति, है ना। लेकिन श्री राम लला को परपेचुअल माइनर माना गया है, इसलिए वो जब भी रिप्रेजेंट होते इस मैटर में, वो एक नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू ही होते। फाइन, ये हुआ 1989 में। बड़ा मजेदार फैक्ट है, बड़ा मतलब फिल्मी टाइप की कहानी है ना। भगवान राम को अदालत में जाना पड़ा, और जिसको मैंने कहा था कि यहां से एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत होती है, वो हो रही है 1990 में। 1990 में मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी स्टार्टेड अ रथ यात्रा। मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर थे। आडवाणी जी अभी भी जीवित हैं, हालांकि अब वे उतने सक्रिय नहीं हैं। वे देश के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से एक थे, और सबसे सिग्निफिकेंट लीडर्स में से एक माने जाते थे। ठीक है, मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी वो 1990 में शुरू करते हैं रथ यात्रा, जिसको कहा गया कि ये एक बड़ा पॉलिटिकल मूव था। बीजेपी अपनी खोई हुई जमीन तैयार कर रही थी, क्योंकि बीजेपी सत्ता में आ नहीं पाती थी, तो उसको लगा कि शायद ये एक तरीका है जिससे हम हिंदू कॉन्सेंसस अपने तरफ ला सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं की मान्यताएं, खासतौर पर नॉर्थ इंडियन हिंदुओं की मान्यताएं भगवान श्री राम से ज्यादा जुड़ी हैं, उनकी आस्थाएं जुड़ी हैं। तो यदि हम ये करेंगे तो शायद हमें इसका पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, ये इनकी इंटेंट थी। तो 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा शुरू करते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में वो जाना शुरू करते हैं। इसमें भी तमाम तरह की राजनीति हुई। आडवाणी जी जब बिहार पहुंचे तो उस समय बिहार के चीफ मिनिस्टर थे श्री लालू प्रसाद यादव। उनने आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तमाम राजनीति हुई, फुल हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा हमारे देश में चल रहा था। और उसके 2 साल बाद होती है एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना। मैं इसको अनफॉर्चुनेट क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको बताऊंगा। द डेट वॉज December 6, 1992। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में एक बहुत बड़ी पब्लिक गैदरिंग होती है। बहुत सारे लोग अयोध्या पहुंच रहे थे, या मैं और क्लियरली कहूं, बहुत सारे हिंदू लोग अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, उमा भारती, विनय काटियार, मुरली मनोहर जोशी, ये सारे लोग, ये सब
बड़े लीडर्स थे बीजेपी के उस समय पर। इन सारे लोगों की लीडरशिप में बहुत सारे हिंदू लोग वहां पर पहुंचते हैं। स्पीचेस होती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी एक बढ़िया सी स्पीच देते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी भी बड़ी एक स्पीच देते हैं, और इन स्पीचेस का रिपरकशन ये होता है कि वो जो भीड़ थी वो उग्र हो जाती है, वो भीड़ वायलेंट हो जाती है, और वो भीड़ उस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को तोड़ देती है। हेयर आई एम यूजिंग द टर्म डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, या फिर आप उसको बाबरी मस्जिद भी कह सकते हैं। 1992 दिसंबर 6 दिसंबर 1992 को बहुत सारे लोग बाबरी मस्जिद को गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं। एंड आई कॉल दिस इंसिडेंट एन अनफॉर्चुनेट वन, बिकॉज इसके बाद पूरे देश में शुरू होता है कत्लो गारत का दौर। हिंदू और मुस्लिमों के बीच में शुरू हो जाते हैं दंगे। पूरे देश में दंगे हो रहे थे। इट वॉज वेरी 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 अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। बहुत ही बुरा था। बहुत सारे लोग मरे, हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, कई लोग घायल हुए, कई लोगों की प्रॉपर्टीज डिमोलिश हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इट वाज फॉलोड बाय सीरियल बम ब्लास्ट इन आवर कंट्री। 1993 में हमारे देश में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, टेररिस्ट इन्वॉल्वमेंट भी शुरू हो गया। ठीक है, 1993 में ये बड़ी दुखद घटना थी। एंटायर कंट्री वाज शॉक्ड बाय दिस वेरी अनफॉर्चुनेट। इस पे बहुत सारी फिल्में भी बनी है, शायद आप लोगों ने देखी होगी। एक ब्लैक फ्राइडे नाम की फिल्म आई थी जो अनुराग कश्यप ने बनाई थी, वो भी इसी पर बेस्ड है। और भी बहुत सारी फिल्म लूजली इस पर बेस्ड थी। याकूब मेनन नाम का एक पर्सन था जो प्राइम अक्यूज था इसके लिए। टाइगर मेमन, याकूब मेमन, ये दो ब्रदर्स थे जो प्राइमरीली इसके लिए जिम्मेदार माने गए। बट चलिए, जो भी है उस पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, आगे बढ़ते। अप्रैल 3, 1993, अप्रैल 3, 1993 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरियाज एट अयोध्या एक्ट। एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरियाज एट अयोध्या एक्ट। पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया कि भाई कुछ एरिया हम एक्वायर करेंगे अयोध्या में। ठीक है, जिस एक्ट के अगेंस्ट बहुत सारी रिट पिटिशन फाइल हुई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारी रिट पिटिशन फाइल हुई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिट जो थी वो थी इस्माइल फारूकी वाली। इस्माइल फारूकी नाम के एक सज्जन ने रिट फाइल की थी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिट थी इस पूरे डेवलपमेंट की। ठीक है, क्या होता है इस रिट में? इस रिट में एक डिसीजन आता है 1994 में। एक ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट देती है, वो ये कि मॉस्क वाज नॉट इंटेग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। इस्लाम का एक इंटेग्रल पार्ट, एक अभिन्न अंग नहीं है मॉस्क। बिना मस्जिद के भी नमाज अदा की जा सकती है। इस्लाम में इस बात का जिक्र है। लोग अपने घर पर भी नमाज पढ़ सकते हैं, ट्रेन में भी नमाज पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी नमाज अदा की जा सकती है। इसलिए मस्जिद जो है वो एक बहुत इंटेग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, या एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का ये था। केस बहरहाल चलता रहा, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। लगातार विवाद इस पे चलता रहा। मैटर फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पहुंचता है
इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि ये पूरा मैटर कहाँ से है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट कहाँ पर है, सो वो इलाहाबाद में है, इसीलिए ये मैटर पहुंचता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। अप्रैल 2002 में एक 3 जजेस की बेंच के पास ये मामला पहुंचता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजेस बेंच के पास ये पूरा प्रकरण पहुंचता है सॉल्यूशन के लिए। वो हियरिंग स्टार्ट करती है कि देखा जाए ओनरशिप इस डिस्प्यूटेड लैंड की आखिर है किसकी। इतनी सारी पार्टीज हो चुकी हैं, अब तो केस सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है ना। पहले तो बाइनरी में था, एक हिंदू ग्रुप और एक मुसलमान ग्रुप, 2 लोग क्लेम कर रहे थे। फिर तो मल्टीप्लिसिटी होती गई, लोग ऐड ऑन होते जा रहे हैं, है ना। और स्थिति ये तक बन गई कि खुद भगवान श्री राम लला विराजमान अब केस की पार्टी बन चुके हैं। तो ये मैटर 3 जजेस की बेंच के पास हियरिंग के लिए पहुंचता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ASI को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऑर्डर करती है कि आप पूरी विवादित साइट को एक्सकेवेट कीजिए, उत्खनन कीजिए, खुदाई कीजिए, जितने वहां पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले उनको स्टडी कीजिए, उनकी कार्बन प्रोफाइलिंग कीजिए, जो भी करना है आप करो और हमें ये पता लगाकर बताओ कि क्या क्या संभावनाएं है, व्हाट ऑल आर दी पॉसिबिलिटीज, क्या क्या है, क्या इसके नीचे वाकई में कभी कोई मंदिर था या नहीं था, क्या उसके कुछ अवशेष मिल रहे हैं, या मस्जिद वाकई में वैकेंट लैंड पर बनी थी या नहीं, या फिर हिंदूज का लगातार अनइंटरप्टेड क्लेम इस पर है या नहीं, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें एक्सकवेशन से पता लग सकती हैं, तो वो आप करो। ये 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। 1 साल के भीतर 2003 में ASI ने कुछ एविडेंसेस खोजे और एविडेंसेस ये कहते थे कि जो मॉस्क थी, जो मस्जिद थी जिसको 1992 में तोड़ दिया गया था, उसके नीचे एक टेम्पल हुआ करता था। देयर वाज अ टेम्पल प्रेजेंट अंडर द मॉस्क, ठीक है। मस्जिद के नीचे एक मंदिर जैसा स्ट्रक्चर हुआ करता था। ये बात ASI ने कही 2003 में, और सारे के सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने ASI की इस फाइंडिंग को डिस्प्यूटेड कर दिया। उन्होंने कहा नहीं साहब, ये ASI का क्लेम झूठा है। ठीक है भाई, तो अगेन मैटर चलता रहा और लंबा खिंचता गया। वही तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट होते जा रहे थे। केस से रिलेटेड एविडेंसेस आते जा रहे हैं, टेस्टिमोनीज आती जा रही हैं, गवाहियां हो रही हैं और मल्टी वॉल्यूम ऑफ एविडेंसेस आते जा रहे हैं। और इसके कोई 7 साल बाद यानी कि 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजेस बेंच ने 2:1 के स्प्लिट से 3-वे डिवीजन दिया। ठीक है, 3-वे डिवीजन दिया। कौन कौन सी 3 पार्टीज? पहली श्री राम लला विराजमान, दूसरी द निर्मोही अखाड़ा, और तीसरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड। ये बेसिकली मुस्लिम क्लेम करने वाली सारी पार्टीज। ठीक है, तो हिंदू क्लेम वाली 2 और मुस्लिम क्लेम वाली 1, ये 3 टोटल पार्टीज मानी। ये टोटल 3 पार्टी मानी गई। 3 जजेस ने निर्णय दिया 2:1 के रेशियो से, मतलब 2 लोग इस डिसीजन पर एग्री थे, 1 डिसएग्री कर रहे थे, लेकिन मेजॉरिटी से डिसीजन
आते हैं बेंचेस में, तो 3-वे डिवीजन ऑफ डिस्प्यूटेड लैंड का ऑर्डर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि जो विवादित जमीन है वो तीनों पार्टीज में बराबर बराबर बांट दी जाए, लेकिन तीनों ही पार्टियों को इस पर ऑब्जेक्शन था। उनका कहना था ये क्या मजाक है, हमको कोई डिवीजन नहीं चाहिए, हमको तो साहब पूरा का पूरा चाहिए, जितनी जमीन है वो पूरी की पूरी चाहिए। ठीक है, तो तीनों पार्टीज ने क्या किया, इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील कर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सारी की सारी पार्टीज पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, और कुछ पार्टीज स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू भी एंटर हो गई सुप्रीम कोर्ट में। एसएलपी को हम आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है एसएलपी। ठीक है, फिलहाल इतना बस याद रखो कि स्पेशल लीव पिटीशन से भी कुछ पार्टीज एड ऑन हो गई। और फाइनली जनवरी 2019 में 3 जजेस की बेंच ने ये डिक्लेयर किया कि एक अप्रोप्रिएट बेंच फिक्स करेगी शेड्यूल इस मामले का। 3 जजेस की बेंच नाकाफी होगी इस पर निर्णय देने के लिए, तो एक अप्रोप्रिएट बेंच, एक समुचित बेंच जो रहेगी वो इस पर निर्णय लेगी, एक शेड्यूल फिक्स करेगी एक्सेट्रा। ये सारी बात एक 3 जजेस बेंच ने कही। उन्होंने कहा भाई हम 3 जजेस के बस का नहीं है, इसमें एक बड़ी बेंच चाहिए, ज्यादा लोगों की इस पे राय चाहिए, ज्यादा जजेस होने चाहिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सेटअप की। आप सभी जानते हो, ये बात मैंने आपको बताई है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो बेंच होती है जिसमें मिनिमम 5 जजेस होते हैं। मिनिमम 5 जजेस की बेंच को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। बहुत ही ज्यादा सब्सटेंटिव नेचर के इश्यूज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास पहुंचते हैं, तो उसी तरह का इशू इसको माना और ये मैटर भेज दिया गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास। उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा कि एक काम करते हैं, ये धार्मिक मामला है, न्यायालय में कायदे से ऐसे मामले नहीं आने चाहिए, दोनों तीनों पार्टीज आपस में मध्यस्थता करके इस मैटर को सुलझा लें, आर्बिट्रेशन के थ्रू, आपसी सहमति से बातचीत के थ्रू इस मसले को सुलझा लें। इसके लिए थोड़ा टाइम उन्हें दिया गया, आर्बिट्रेशन के लिए आर्बिट्रेटर्स की वो कमिटी अपॉइंट करी गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हुआ। आर्बिट्रेशन के कई राउंड चले, बातचीत के दौर चले, उन लोगों ने डिस्कशन किया होगा, लेकिन कोई सॉल्यूशन निकल नहीं पाया। कुल मिलाकर ये मैटर आर्बिट्रेशन से सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, मध्यस्थता से ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ और वापस सुप्रीम कोर्ट के पास गया ये मैटर। उन 5 जजेस से कहा गया कि आप ही अब इस पर निर्णय लो। ठीक है, तो अब बहुत ही क्विकली हम समझते हैं कि क्या क्या उसका क्या मेजर कंटेंशन था, क्या मेन मुद्दा था विवाद का। तो देखिए, ये जो स्लाइड है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो आपको याद रखनी है। 2.77 एकड़ ऑफ लैंड, कितना, 2.77 एकड़ ऑफ लैंड थी टोटल जिस पर विवाद था। ये जगह कहां पर सिचुएटेड है, उसका नाम है रामकोट एट अयोध्या। ठीक है, उस गांव का नाम है अयोध्या, इन परगना हवेली अवध ऑफ तहसील सदर, डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद। ये उसका एग्जैक्ट पोस्टल एड्रेस है उस विवादित जमीन का। लगभग 3 एकड़ जमीन का सारा विवाद था। ठीक है, हिंदूज का क्लेम क्या था, हिंदुओं का कहना था ये तो हमारे परम पूज्य श्री राम लला की जन्मभूमि है, दिस इज श्री राम जन्मभूमि। देयर वाज an ancient temple of Shri Ram Lala and the temple was demolished by General Mir Baqi, who was the commander of Babar. बाबर के सेनापति मीर बाकी ने भगवान श्री राम का मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। इसीलिए इस
2.77 एकड़ जमीन के असली हकदार हम हिंदू ही हैं। ठीक है, मुस्लिम्स का ये क्लेम था कि बाबरी मस्जिद जो है वो मीर बाकी ने बाबर के कमांड पर जरूर बनवाई थी, लेकिन वो वैकेंट लैंड पर थी, खाली पड़ी जमीन पर थी। ठीक है, हिंदुओं का के लिए इस जमीन का महत्व जरूर है, लेकिन उनके पास कोई प्रोपराइटी राइट नहीं है, कोई प्रोपराइटी क्लेम नहीं है, किसी भी तरह का मालिकाना हक नहीं है। दे वर नॉट हैविंग ओनरशिप ऑफ द लैंड। हिंदूज के लिए भले ये धार्मिक महत्व की जमीन क्यों ना हो, इस पर उनका मालिकाना हक नहीं है, ओनरशिप नहीं है। ये था मुस्लिम्स का क्लेम। जो सारा विवाद था, कोर्ट के पास ये मैटर पहुंचा और तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया 1045 पन्नों का बड़ा डिटेल्ड डिसीजन, जिसकी पूरी समरी मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1045 पेजेस के डिसीजन में ये कहा कि entire 2.77 acre of disputed land shall be handed over to a trust for building temple। पूरी 2.77 एकड़ की जो विवादित जमीन है, जो डिस्प्यूटेड लैंड है, इसको एक ट्रस्ट को सौंप दिया जाए। जो ट्रस्ट उस जमीन पर एक मंदिर बनाएगा भगवान श्री राम का, क्योंकि ये जमीन जो है ये श्री राम जन्मभूमि की ही जमीन है, जिस पर अधिकार किसका बनता है? हिंदुओं का। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को भी नाराज ना करने के लिए एक स्टेप लिया। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि मुस्लिम पार्टीज को 5 एकड़ ऑफ लैंड दी जाए एक मॉस्क कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अयोध्या में ही 5 एकड़ लैंड प्रोवाइड की जाए मुस्लिम्स के लिए, जिस पर वो अपनी एक भव्य मस्जिद बना सकें। ठीक है, ये कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में। और देखें क्या कहा, 3 महीने का समय दिया कि इस 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बन जाना चाहिए। नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट फैक्ट। कोर्ट ने कहा लॉर्ड राम वॉज बोर्न ऑन डिस्प्यूटेड लैंड। भगवान श्री राम लला का जन्म इसी विवादित भूमि पर हुआ था। हिंदुओं की ये जो मान्यता है, इसको अपहेल्ड किया कोर्ट ने, इस बात को स्वीकार किया कोर्ट ने। ठीक है, कि भगवान श्री राम वॉज बोर्न ऑन द डिस्प्यूटेड 2.77 एकड़ लैंड। ये एक ही बात 2 बार लिखी हुई है। ठीक है, तो एक बार इग्नोर मार दीजिएगा। और कोर्ट की क्या फाइंडिंग थी? कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कही कि एएसआई ने ये एस्टेब्लिश नहीं किया है कि वो मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। इस बात के कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं मिले हैं। देयर वर नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस and the fact was not materially established that mosque was built after demolishing a temple। मस्जिद जो है वो मंदिर तोड़कर बनाई गई, इस बात की कोई मटेरियल फैक्ट एएसआई नहीं दे पाई है। लेकिन ये बात जरूर है, ये फैक्ट जरूर एस्टैब्लिश हुआ है कि मस्जिद के नीचे स्ट्रक्चर मिला है। ठीक है, वो जो मस्जिद थी बाबरी मस्जिद जो 1992 में तोड़ दी गई थी, which was destroyed in 1992, there lied a structure beneath that destroyed mosque। ठीक है, इसका मतलब है बाबरी मस्जिद जो है वो वैकेंट लैंड पर नहीं बनी थी,
खाली पड़ी जमीन पर नहीं बनी थी, उसके नीचे एक स्ट्रक्चर था और वो स्ट्रक्चर इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं था। उसकी बनावट, उसकी संरचना हिंदू आर्किटेक्चर जैसी थी, मंदिरों की बनावट जैसा स्ट्रक्चर वो था। सो इट वाज नॉट इस्लामिक स्ट्रक्चर एंड द मॉस्क वाज नॉट बिल्ट ऑन वैकेंट लैंड। ये कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। और निर्मोही अखाड़ा का क्लेम सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। निर्मोही अखाड़ा जो मैनेजमेंट और चार्ज का क्लेम कर रहा था कि इस जमीन पर हमेशा वे ही सेवा करते रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइम बार्ड था। आप कोर्ट में ऐसा नहीं होता कि कभी भी मुंह उठा के पहुंच जाओ। 50 साल पहले कोई बात हुई है और आप चले जाओ, ठीक है। देयर इज अ लिमिटेशन प्रोवाइडेड फॉर ऑल द मैटर्स इन लॉ। क्यों सोते रह गए भैया? जब आपका कोई राइट इन्फ्रिंज हो रहा था, आपका कोई राइट वायलेट हो रहा था, किसी अधिकार का हनन हो रहा था, तो टाइम रहते आप कोर्ट के पास जाते। ऐसा थोड़ी है कि 100, 150, 200 साल बाद जब नींद खुली चले आओ और कोर्ट आपकी बातें सुनता रहे। तो आप सोते रहे, आपका क्लेम था तो समय पर आते। आप टाइम बार्ड क्लेम लेकर आए हो। इस क्लेम को टाइम बार कर रहा है। आपका लिमिटेशन पीरियड निकल चुका है। जिस लिमिटेशन के भीतर आपको अपना क्लेम लेकर आना था वो निकल चुका है, इसलिए आपका क्लेम डिसमिस किया जाता है, ठीक है। और एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही, डैमेज टू बाबरी मस्जिद वाज वायलेशन ऑफ लॉ। जो मस्जिद 1992 में तोड़ दी गई थी भीड़ के द्वारा, वो कानून तोड़ना जैसा था। यू वर नॉट अलाउड टू ब्रेक अ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आखिरी बात कही गई थी। तो दिस वाज द फेमस अयोध्या वर्डिक्ट व्हिच इज अ वेरी रिसेंट डेवलपमेंट। अब एक बात और है इससे रिलेटेड, किस चीज में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ऑफ कोर्स द रिलीजियस राइट्स जो हमने पढ़े हैं उसमें ये क्लेम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर विवाद दो रिलीजन के बीच में हो गया था, या यूं कह लें कि दो रिलीजियस ग्रुप्स आपस में टकरा रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारा राइट है यहाँ पर पूजा करना क्योंकि ये हमारे श्री राम की जन्मभूमि है, और उनका कहना था कि ये हमारे रिलीजियस राइट है कि हम अपनी मस्जिद में नमाज वगैरह अदा कर सके अनइंटरप्टेडली। तो दो सेपरेट ग्रुप का सेम राइट आपस में कॉन्फ्रंटेशन हो रहा था, आपस में वो राइट टकरा रहे थे। ये पूरा मैटर था जो 1857 के आसपास से चला आ रहा था और फाइनली जाकर 2019-2020 में ये खत्म होता है, ये फाइनली आता है। और अब तो राम जन्मभूमि के उसका शिलान्यास भी हो चुका है, भूमि पूजन वगैरह भी हो चुका है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी उसमें गए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लॉकडाउन का समय था, हम सबने टीवी पर वो मंजर लाइव देखा होगा, है ना। तो अब देखिए कब तक श्री राम का मंदिर वहां पर बन पाता है, और जो 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पार्टीज को दी है उस पर कब तक मस्जिद बन पाती है, वो जमीन का क्या करते हैं, एक्सेट्रा। ये सब आगे हम देखेंगे। सो दैट इज ऑल माय पार्ट। अब आप